गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल में से एक लाइसोसोम्स की स्टडी करेंगे। लाइसोसोम्स जैसा कि आप सब ने नाम सुना होगा, कोशिका में पाए जाने वाला अंगक है। लाइसोसोम्स जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव यानी पचाने वाला, हजम करने वाला। सोमा का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम्स की खोज व इसके नामकरण का जो श्रेय है वो डी डवे को जाता है, जिन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी। सबसे पहले वैसे 1949 में लिवर सेल के सेंट्रिफ्यूगेशन से इसके कई सूक्ष्म गोलाकार गहरी रचनाओं का देखा गया, जिन्हें पेरी कैनालिक्यूलर डेंस बॉडीज कहा गया था। इनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा व राइबोसोम्स से बड़ा था। इन रचनाओं में पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं और इन्हीं कारण से डी ड्यू ने इन्हें ये जो लाइसोसोम्स है ये नाम दिया, यानी कि सब कुछ पचाने वाला। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे, हर चीज़ को पचाने के लिए। अब हम इसकी अक्रेंस देखते हैं, कहाँ ये पाया जाता है। शुरू में लाइसोसोम्स को जंतु कोशिकाओं में ही देखा गया था और खोज भी इनकी यकृत कोशिकाओं में की गई थी। अतः काफ़ी समय तक पादप कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति संदेहजनक ही मानी जाती थी, लेकिन अब ये एकदम क्लियर हो गया है कि लाइसोसोम्स समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कवकों, शैवालों व स्लाइम मोल्ड्स की कोशिकाओं में लाइसोसोम्स खोजे जा चुके हैं। अब हम इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर देखते हैं। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स या लाइसोसोम्स की परासंरचना। लाइसोसोम्स सूक्ष्म कलाबद्ध गोलाकार या अन्य आकृतियों की कोशिका द्रव्य रचनाएं होती है। इनका परिमाप 0.25 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। इनकी आकृति, आकार तथा आंतरिक संरचना विविध कोशिकाओं में तथा कभी-कभी एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लाइसोसोम्स का स्वरूप कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। इनकी आकृति, घनत्व व परिमाप में विविधता होने के कारण इनको पहचानना कभी-कभी कठिन भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर लाइसोसोम्स गोलाकार, एकल इकाई कला से परिबद्ध रचनाएं दिखाई देती है। इनके भीतर पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। इनकी इकाई कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जो लाइसोसोम के पाचक एंजाइम व कोशिका द्रव्य के मध्य इंसुलेशन यानी रोधी के रूप में विद्यमान होती है। एकल इकाई कला के फट जाने पर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स कोशिका का पाचन कर इसे नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैले कहा जाता है। ये सब ने 11th-12th में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा ये कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। इसी कारण से, क्योंकि अगर ये फट जाए, किसी कारणवश नष्ट हो जाए, तो कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। क्षत तथा मृत कोशिकाओं में कई लाइसोसोम्स एक साथ फटकर एंजाइम्स द्वारा इन कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम्स की कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही लाइपोप्रोटीन्स की इकाई कला के अनुरूप संरचित होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की कला से थोड़ी मोटी होती है। लाइसोसोम्स की एकल इकाई कला में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है कि यह कोशिका की अन्य कलाओं से सुगमता से संयुक्त हो जाती है। लाइसोसोम्स की कला इसके भीतर भरे हुए एंजाइम तथा अन्य पदार्थों के प्रति अपारगम्य होती है। अतः इन एंजाइम का कोशिका द्रव्य में विमुक्तन लाइसोसोम्स के फटने से ही हो सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि लाइसोसोम्स की कला पर दो प्रकार के विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें लेबिलाइजर्स या चंचल या डिस्टेबलाइजर्स तथा स्थायीकारी या स्टेबलाइजर्स कहते हैं।
लेबिलाइजर्स लाइसोसोम की कला का विघटन करते हैं, जबकि स्टेबिलाइजर्स कला को सुगठित कर इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रमुख लेबिलाइजर्स के रूप में पहचाने गए जो पदार्थ हैं उनमें मुख्य रूप से विटामिन ए, बी, के, ई, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यूबिक्विनोन इत्यादि हैं। इसी प्रकार स्टेबिलाइजर्स के रूप में पहचाने गए जो पदार्थ हैं वो कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन, क्लोरोक्विन, हिपेरिन, एंटाहिस्टामिन्स इत्यादि हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के समय लेबिलाइजर्स की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे लाइसोसोम्स की कला दुर्बल होकर फट जाती है। इससे क्या होता है, इसके जो एंजाइम्स है वो क्षत कोशिका के मृत ऊतकों का पाचन कर देते हैं। स्वस्थ कोशिका में स्टेबिलाइजर्स पदार्थ अपनी सक्रियता से लाइसोसोम्स की कला को सुगढ़ता तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये तो थी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर और परासंरचना थी इसकी कि किस प्रकार से इसकी रचना होती है, और ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और लिपिड लेयर जो मेम्ब्रेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसकी ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये भी क्या कई रूपों में पाया जाता है। तो इसके कितने प्रकार है, इसके कितने रूप हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है, वो हम देखते हैं कि कितने प्रकार में पाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न रूप धारण कर लेता है कि विभिन्न कोशिकाओं व कभी-कभी एक तो विभिन्न कोशिकाओं में भी कोशिकाओं के प्रकार के हिसाब से भी, और कभी-कभी क्या होता है कि एक ही कोशिका में बहुत सी आकृतियों के लाइसोसोम पाए जाते हैं, भिन्न-भिन्न आकृतियों के। इस प्रकार इस अंग में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुत सारे प्रकारों में पाया जाना। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। मेन ये 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स, आप इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम्स किस प्रकार से होता है। द्वितीयक लाइसोसोम या फेगोसोम, स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं यानी ऑटोफेजिक वैक्यूल, और रेजिडुअल बॉडीज यानी कि अवशिष्ट पिंड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स यानी प्राथमिक लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम सबसे पहले बनने वाले लाइसोसोम्स होते हैं। इनमें नवजात एंजाइम भरे होते हैं। नवजात से क्या मतलब, जो नए एंजाइम बने होते हैं वो एंजाइम्स भरे होते हैं। इनका निर्माण सीधे सीधे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या इनडायरेक्टली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बडिंग के द्वारा होता है, यानी मुकुलन के द्वारा। बडिंग क्या होती है, किसी भी संरचना से कोई एक आउटग्रोथ गोलाकार संरचना आउटवृत्त अतिवृद्धि होती है और वो अलग होकर के, वो जो गोलाकार संरचना अलग होकर के पिंच्ड ऑफ होकर के अपनी अलग संरचना बना लेती है, तो उसको मुकुलन कहा जाता है। ये जो है अधिकतर एंजाइमों का संचयन किए रहते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं इनमें ज़्यादातर क्या संरचना बनी होती है, तो इनमें एंजाइम्स होते हैं। अतः इन्हें संचयनकारी कण या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। और मतलब इनमें नए नए एंजाइम्स है। अभी जो इनमें एंजाइम भरे हुए हैं वो पूर्व में यूज़ किए हुए नहीं रहते हैं, वो केवल बने होते हैं। अब बनने के बाद अब इनका यूज़ होगा। अब फिर ये चेंज होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स में, यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम्स में। इन्हें फेगोसोम्स कहते हैं। फेगोलाइसोसोम्स भी कहते हैं, हेट्रोफेगोसोम्स या पाचक रसधानियां यानी डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। इनका निर्माण जीवद्रव्य कला से फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस क्रिया द्वारा होता है। पिनोसाइटोसिस के दौरान भोजन के ठोस कणों के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परिबद्ध होकर पृथक कण बना देती है। इन कणों को फैगोसोम्स कहते हैं। फैगोसोम्स तथा प्राथमिक लाइसोसोम संयुक्त होकर द्वितीयक लाइसोसोम बना लेते हैं। कैसे बनते हैं लाइसोसोम्स? फैगोसोम जो कण बनते हैं ना वो, और जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है ये मिल करके, आप डायग्राम में देखिए, पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो कण है ठोस कण, उसका एक वेसाइकल बन गई उसकी, वो वेसाइकल और प्राइमरी लाइसोसोम से मिल करके सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहे हैं, संयुक्त होकर द्वितीयक लाइसोसोम बना लेते हैं। इनमें प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम्स
और फेगोसोम्स के भोजन कणों का जल अपघटन करते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, जल को अपघटित करते हैं। तो ये हैं इसके टाइप्स। और अब हम देखते हैं कि इसकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, और यानी कि इसका जो अब उत्पत्ति हमने देख ही ली है कि प्राइमरी लाइसोसोम कैसे कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। थर्ड जो आता है वो अब द्वितीयक जो लाइसोसोम्स है उसका मुख्य कार्य है जो विजातीय बाह्य पदार्थ व कोशिकीय पदार्थ का पाचन करना है। विजातीय यानी कि जो कोशिका में बाहर से आया है, कोशिका का ना होकर बाहर का हो। फिर है ऑटोफेजिक वैक्यूल। अब आप देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बाद जो ऑटोफेजिक वेसाइकल दिख रही है आपको, यानी कि स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं। इन्हें स्वतः फेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स या स्वतः लाइसोसोम्स भी कहते हैं। स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं अधिकतर कोशिका की रोगजनक अवस्थाओं व विशेष शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं में ही बनती है। अनशन काल में, यानी कि जब कोशिका भूखी हो, कुछ खाने को नहीं मिला हो, कोशिका में इनकी अधिकता होती है। इनका कार्य कोशिका के विभिन्न अंगकों का पाचन करना है। लाइसोसोम्स द्वारा स्वयं की कोशिका के अंगकों के पाचन को स्वतः भक्षण कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। स्वतः भक्षी रिक्तिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि को विघटित होते देखा गया है, और इनका निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम्स के संयुक्त होने से होता है। यानी कि ये जो रिक्तिकाएं हैं जब भूखी होती कोशिका तब बनती हैं और प्राइमरी लाइसोसोम्स इनसे अटैच होता है, तो ये स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं बनती है। अब है रेजिडुअल बॉडीज या अवशिष्ट पिंड। अवशिष्ट नाम से आप समझ में आ रहे हो कि अवशिष्ट यानी जो बची कुची मटेरियल है वो। इन्हें उत्तरार्ध लाइसोसोम्स यानी कि पोस्ट लाइसोसोम्स भी कहते हैं। पोस्ट लाइसोसोम का क्या मतलब है? पोस्ट यानी बाद में, यानी लाइसोसोम्स के बाद की रचना। द्वितीयक लाइसोसोम्स के अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम्स को अवशिष्ट पिंड कहते हैं। फेगोसोम्स के अपचित भोज्य पदार्थों के साथ कुछ गुणनाशक यानी डीनेचर्ड एंजाइम्स मिलकर अवशिष्ट पिंड बना लेते हैं। अवशिष्ट पिंड कोशिका में काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एजिंग होती है कि सेल की एज बढ़ती है, अर्थात किसी जीव की वृद्धावस्था प्राप्त करने का कारण इसकी कोशिकाओं में अवशेष पिंडों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तो इससे जब हम लाइसोसोम्स के जो अवशिष्ट पिंड जितने ज़्यादा कोशिका में होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उस कोशिका की बहुत एज हो चुकी है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? कोशिका, इसकी लाइसोसोम्स की उत्पत्ति या ओरिजिन, यानी इसका कैसे जन्म होता है? कोशिका में लाइसोसोम्स की उत्पत्ति के संबंध में कई अवधारणाएं हैं। तो निम्न विधियों से, कौन कौन सी विधियों से लाइसोसोम्स का उद्गम हो सकता है? एक तो माना जाता है सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अधिकांश कोशिका जो साइटोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि लाइसोसोम्स का जन्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स में उपस्थित एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है और राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुकुलित होकर लाइसोसोम्स बनते हैं। ये हमने शुरू में भी देखा था, जब प्राइमरी लाइसोसोम्स का ओरिजिन हो रहा था, बन रहा था, तो हमने कहा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही तो डेवलप होता है ना। तो इस तरीके से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होता है। दूसरा मत है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। नोविकॉफ ने ये मत दिया था। इस सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार फेगोसाइटोसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन व भोजन कणों से बने फेगोसोम्स जब गति करते हुए गोल्जी काई के संपर्क में आते हैं तो इससे जल अपघटन एंजाइम्स प्राप्त कर लाइसोसोम्स के रूप में कार्य करने लगते हैं। और एक फिर कहा जाता है कि प्राथमिक लाइसोसोम्स व फेगोसोम्स से। प्राथमिक लाइसोसोम्स हमने शुरू में ही देख लिया था कि प्राथमिक लाइसोसोम्स से तो होती ही है। जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है उसका कहाँ से निर्माण होता है? प्राइमरी, पहले प्राइमरी बनता है,
उसके बाद ही सेकेंडरी बनता है। तो द्वितीयक लाइसोसोम्स का निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम्स व फेगोसोम्स के संयुक्त होने से भी हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, चौथा जो मत है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लाइसोसोम्स के एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, जहां से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में रिस जाते हैं। अंत में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की परिपक्वन सतह से लाइसोसोम्स संकोचित हो जाते हैं। तो ये इसकी ओरिजिन्स के लिए मत है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मत दिए गए हैं कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। विभिन्न ये 4 मत है, लगभग 3 या 4। तो ये तो थी आज इसकी संरचना, टाइप्स और इसका ओरिजिन। तो बच्चों आगे जो इसका सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड वीडियो होगा, उसमें हम इसमें जो पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन और इसके फंक्शंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।